नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी सरकार 2.0 के सेवा सुरक्षा सुशासन को समर्पित 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज सीएम योगी ने सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर 100 दिन के कामकाज का पूरा ब्यौरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश की जनता के सामने रखा। इस दौरान सीएम योगी ने सबसे पहले कहा कि प्रदेश की जनता ने डबल इंजन यानी कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार दोनों पर भरोसा जताया है और हम पर विश्वास किया, इसलिए हमें दोबारा चुना है। 37 साल बाद किसी पार्टी ने दोबारा से रिपीट किया। यहां पर उन्होंने तमाम बातें कही। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष को भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदेश के उच्च सदन से सफाया हो गया है। सपा बसपा को जनता ने नकार दिया है। हमने जो कहा सो किया। 100 दिन में हमने कई बड़े फैसले लिए, जिसके तहत हमने ध्वनि प्रदूषक 74,385 लाउडस्पीकर हटवाए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 में 80,224 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कार्य को पूरा किया, जिसकी सौगात 13 जुलाई को मिलेगी। इसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। और वहीं देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी शुरू हो गया है और दशकों बाद यूपी में औद्योगिक माहौल बना है। यूपी में निवेश हो सकता है, ये पहले एक सपना हुआ करता था, लेकिन जब से योगी सरकार प्रदेश में आई है तब से औद्योगिक माहौल बना है और निवेशक यहां पर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो पहले कभी सपना हुआ करता था निवेश का, औद्योगिक माहौल बनाने का, वो अब सपना योगी सरकार में पूरा हो रहा है। बीजेपी का काम को लेकर जोश हाई है। सीएम ने आगे का रोड मैप भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखा है, लेकिन विपक्ष यहां पर कहीं ना कहीं इसको अलग नजरिए से देख रहा है। जहां योगी सरकार 100 दिन के कार्यकाल को सफल मानते हुए जनता के सामने उन्होंने अपनी तमाम योजनाओं को, बड़े फैसलों को रखा है। इसी पे आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। जल्दी हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ेगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने के मौके पर आज यहां पर योगी सरकार की तरफ से बताया गया कि ध्वनि प्रदूषक 74,385 लाउडस्पीकर हटाए गए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत 80,224 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि बेरोजगारी दर 2017 में जो कि 17.5% थी, वो घटकर 2.9% पर आ गई है। माफिया अपराधियों की 844 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 5,381 नए पदों को मंजूरी दी है। पॉस्को अधिनियम और महिला अपराध के तहत 2,273 अपराधियों को सजा हुई है। बाढ़ बचाव के लिए कई जिलों में 591 करोड़ रुपए की 62 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। इसके अलावा वाराणसी में 15 शहरों से और गोरखपुर 9 शहरों से हवाई सेवा से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश देश के अचीवर्स स्टेट की लिस्ट में शामिल हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से ये भी बताया गया कि गन्ना किसानों का 19 मार्च 2017 से अब तक 1,76,639 करोड़ का भुगतान किया गया है और बीते 100 दिनों में 12,530 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो गया है। 13 जुलाई को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य भी शुरू हो गया है। और चलिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़िया, परिचय आपसे करा देते हैं। संजीव कपासिया राजनीतिक संपादक मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यहाँ पर जिस तरीके से आज 100 दिन के कार्यकाल का एक पूरा लेखा जोखा जनता के सामने प्रदेश सरकार की तरफ से खासतौर पर सीएम ने यहाँ पर रखा है, उसको लेकर एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर हम सभी का लेंगे। सबसे पहले सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी के पास जाना चाहेंगे। मनोज जी जरा बताएं, यहाँ पर आज लगता है सपा प्रवक्ता हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले संजीव कपासिया का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 100 दिन का कार्यकाल आज प्रदेश की जनता के सामने सीएम ने रखा है, तो ये तमाम तरीके की चीज़ें, जो नया तरीका यहाँ पर अब सीएम योगी ने अपने काम का 2.0 की पारी में अपनाया है, इसको किस तरीके से देखा जाए और ये जनता के बीच पहुंचने के लिए
किस तरीके से इसको देखा जाए कि जनता तक कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं अब योगी सरकार अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों के जरिए जो है बना रही है, क्योंकि पहले यहाँ पर 100 दिन का टारगेट दिया, फिर मंत्रियों को जनता के द्वार भेजा और आज खुद सीएम योगी आकर 100 दिन के कामकाज की रिपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं। तो मैं उस किसी में मौजूद था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो आत्मविश्वास था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में, प्रदेश का दूसरी बार का मुख्यमंत्री हूं और जिस तरीके से उनका 5 साल का अनुभव पिछले 1.0 योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार का रहा है, वो अब पूरी तरीके से परिलक्षित होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक एक बिंदु पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गरीबों को राशन दिया, महीने में 2 बार दिया। इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था, अपराधियों और तमाम तरीके की चर्चाएं उन्होंने की, अपनी सरकार की उपलब्धियों गिनाया और साफ तौर पर यह भी कहा कि जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश में उद्योग लग रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में उद्योग का माहौल बन रहा है और ये सब सरकार की मंशा के अनुरूप है। और प्रदेश की जनता ने जो दूसरी बार उनको उत्तर प्रदेश की सरकार की सत्ता की चाबी सौंपी है, उसके लिए उन्होंने जनता का धन्यवाद कहा। ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके जो मंत्री हैं वो जनता के द्वार पर गए, जनता की समस्याओं को देखा, परखा और उनसे उनको साझा किया। अब योगी सरकार अगले अगले लक्ष्य निर्धारित करेगी। 100 दिन का लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित किया गया, फिर 6 माह का लक्ष्य होगा, फिर 1 वर्ष का लक्ष्य होगा, फिर 2 वर्ष का और जो भी उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था प्रीति, उसको पूरा करने का काम करेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा भी जताया। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ एसएन सिंह भी जुड़ गए हैं। एसएन जी, यहाँ पर जिस तरीके से सरकार को एक के बाद एक जीत मिल रही है, विधानसभा चुनाव, उसके बाद उपचुनाव, एमएलसी चुनाव और जीत के बाद हम देख रहे हैं कि काम को लेकर भी सरकार का जोश हाई है। अब 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर जनता के सामने आपने रखा है और आगे इसी तरीके से अब 1 साल का फिर आगे इसको आगे बढ़ाया जाएगा और जनता के बीच पहुंचने की जो सरकार की एक कोशिश है उसके तहत तो यहाँ पर ये माना जाए कि सरकार भी अब ज़मीन पर उतरकर चीज़ों को समझ रही है और ये तरीका कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचकर विश्वास जीतने का है। इसलिए आज सीएम योगी खुद भी कह रहे हैं कि जनता ने विश्वास जताया है और डबल इंजन सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है। कार्यों का प्रेस के माध्यम से सभी को जानकारी दिया है और अभी संजीव सर सब कुछ बता रहे थे। मैं तो यही कहूंगा, एक बड़ा बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में। पहले 100 दिन तक तो लोग इंतजार करते थे कि ये तो 100 दिन अभी हुआ है और जो कार्य होता है वो लास्ट में होता है, क्योंकि लास्ट में लोगों को याद रहेगा और हमको मत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन चीजों को बदला और प्रथम जो हमारा कार्यक्रम था उसमें भी हमने 5 साल में जो कार्य किए उसी कार्य को चैलेंज मानते हुए दूरी गति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। देखिए, लेकिन एसएन सिंह जी, ठीक है, जनता के बीच आप जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, विश्वास भी जीत रहे हैं, लेकिन क्या 100 दिन का कार्यकाल का समय जो होता है वो काफी होता है सरकार की पूरी उपलब्धियों को बताने के लिए, सरकार के कामकाज को बताने के लिए? अभी अगर आपका मंशा साफ है और कार्य करने का मन है तो आप एक दिन में भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, कार्य का खाका बना सकते हैं, अपनी योजनाओं को बता सकते हैं। हम इन योजनाओं पे और हमारे ये विचार हैं, हम इस तरह से कार्य करेंगे। आप देखिए, महिलाओं के लिए कार्य करना प्रथम दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया और हमने जो 0 टॉलरेंस की नीति, शासन, शासन, अनुशासन की बात कहकर जनता से हम वोट मांगे थे, वह शासन और राशन और अनुशासन, वो तीनों में प्रतिबद्धता जताते हुए हमने 3 महीने के लिए राशन को बढ़ा दिया। शासन में ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर दंड देने का कार्य किया गया, लंबा रास्ता दिखाने का कार्य किया गया। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे अपना ध्यान नहीं रखते हैं, जो निजी कार्यों में ज्यादा रुचि रखते हैं, जो जनता के कार्यों में रुचि नहीं रखते हैं, उनसे कहा गया आप जिस कार्य के लायक हैं उसी कार्य को तलाशिए। हमने कई जिले के डीएम और एसपी पे एक लंबे चाबुक चलाए हैं। तीसरी बात आप देखिए, जो एक प्रदेश सरकार की शासन व्यवस्था होती है, अनुशासन व्यवस्था होती है, उसमें हमने कोई कोताही नहीं बरते और जिस तरह से चुनाव के पहले
बुलडोजर की बात का के जनता के बीच में गए थे, उस बुलडोजर को किसी भय बस बंद नहीं किया गया, बल्कि दूनी गति से उस बुलडोजर को चलाकर अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का कार्य किया गया। क्योंकि दंड शास्त्र का यह विधान कहता है, जब अपराधी परास्त होगा तभी जनता स्वस्थ होगी, और जब जनता परास्त होगी तो अपराधी स्वस्थ होंगे। जनता स्वस्थ रहे, प्रदेश स्वस्थ रहे, प्रदेश खुशहाल रहे, प्रदेश समृद्धवान रहे, इस पे हमारे मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। रोजगार को लेकर प्रथम दिन से हम कार्य कर रहे हैं। लगभग 5300 नौकरियां सरकारी नौकरी दी गई हैं और 10,000 नौकरियां पुलिस में दी गई हैं। इस तरह के लगातार कार्य किया जा रहा है। कृषि सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को का कार्य किया जा रहा है, और 12,000 करोड़ का भुगतान करके गन्ना मूल्य का भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। 100 दिन के कार्यकाल में हमने दिखाया कि हम जो कुछ भी वादा किए हैं उसको पूरा ही नहीं करेंगे, उससे ज्यादा पूरा करेंगे। और जनता ने जो विश्वास, और जहां जहां हम विश्वास में हारे थे वहां की जनता को भी हमने विश्वास दिलाया। आज रामपुर और आजमगढ़ की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी इसलिए बनाया है चूंकि उनको ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कुछ भी कहते हैं वो करते हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं वो जनता के लिए जनता का आप में विश्वास बढ़ रहा है, तो आपकी भी जनता के प्रति जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ रही है। अब किस तरीके से उनको पूरा किया जाएगा आगे, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 100 दिन का यहाँ पर ब्यौरा एक जरूर सरकार ने रखा है। ठीक है, मनोज यादव का रुख कर लेते हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, किस तरीके से देखते हैं सरकार के इन 100 दिनों को, इन कामकाजों को, सेवा सुरक्षा सुशासन को समर्पित ये 100 दिन, क्या वाकई में इन पर काम हुआ है, इन पर जोर दिया गया है? की आंखों में झोंकने के काम 1825 दिन से किसकी सरकार, वो भी तो योगी जी की थी। तो 1825 प्लस 100, 1925 दिन का अगर ब्यौरा ये सरकार प्रस्तुत करती तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कुछ बेहतर चीजें आ पाती। सरकार ने चुनाव जीत लिया, सरकार ने सारी पीछे की बातों को खत्म कर दिया। ये कोई पैमाना नहीं। आप नई सरकार नहीं हो, आप कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हो, आपका एजेंडा कुछ और नहीं है कि दूसरे विचारधारा वाला व्यक्ति आप वही सरकार हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इतने दिनों का, 1925 दिनों का आप बायोडाटा जनता के सामने रखते। 3 लाख से ज्यादा का, लगभग 4,32,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आया था उत्तर प्रदेश में। वो 4,32,000 करोड़ रुपए किन किन जिलों में कितना कितना लगा, अगर उसको 80 जिलों से डिवाइड करेंगे तो आप ये बताइए एक जिले के प्रति कितना पैसा प्रीति जी आया, और वो किस जिले में लगा, ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। सरकार पुरानी सारी चीजों को भ्रमित करके नए उत्तर प्रदेश को 100 दिन का प्रस्तुत करना चाहती है। चलो, आप राशन बांट रहे थे तो कितने राशन कार्ड आपने सरेंडर करवा दिए? चुनाव जीतने के लिए तो सबको आपने राशन दे दिया, लेकिन जैसे चुनाव जीत लिया आपने कहा चुनाव आते हैं तो आपकी पार्टी लगातार हार के रही है। आप समझिए, एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं। रुकिए एसएन सिंह जी, रुक जाइए, एक बार रुक जाइए। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संजीव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं मनोज जी से। सहारे जो उनके सहायक हैं उनके नाते कह रहे हैं कि दुर्घटना हो रही है और स्वतः नहीं हट रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। हम ऐसे ठीक है, रुकिए एसएन जी, रुकिए। जवाब भी देंगे तो मनोज जी मानेगा कौन, क्योंकि आप तो मानने की आदत ही नहीं है आपको। और आपकी सरकार में तो मनोज जी 4 साल तो लग गया कि सरकार का मुखिया कौन है तय करने में। ये तय नहीं हो पा रहा था कि बड़ा मुख्यमंत्री कौन है, सवाल लीजिए। रुकिए हम तो एसएन जी, रुकिए। और प्रदेश में मनोज जी एसएन जी रुक जाइए, वरना आवाज म्यूट करवानी पड़ेगी। रुकिए सर, चर्चा हो रही है कि एसएन जी रुकिए। संजीव जी पूछिए। मनोज जी सवाल ये है कि आप कह रहे हैं सरकार कोई काम नहीं कर रही है, योगी सरकार विजनरी मुख्यमंत्री नहीं है, पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ। तो जब लोकतंत्र की बात आती है तो लोकतंत्र की परीक्षा जनता के हाथ में होती है। आप 2014 का चुनाव हारे, आप 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, आप 2019 हारे, आप 2022 हारे, और अब रामपुर और आजमगढ़ की हार आपको ये बताती है कि आप जनता से कनेक्ट होने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है आपको। देखिए संजीव जी, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है। आप उस सवाल को पूछ सकते हैं, बेहतर सवाल है।
एज ए मजबूत विपक्ष के लिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, क्या सारा पैमाना चुनाव हारने जीतने पर उत्तर प्रदेश का लगाया जाएगा, या डेवलपमेंट की जो स्केलिंग की जाएगी क्या वो विपक्ष के चुनाव हारने और जीतने पे की जाएगी क्या? ये तो नहीं बात की जा सकती है। आप सड़क एक दिन में 100 किलोमीटर बना रहे हो कि 20 किलोमीटर बना रहे हो, इसमें विपक्ष का हारना जीतना चुनाव नहीं मैटर करता है। आप उत्तर प्रदेश में रोजगार, नौकरियां, महिलाओं की सुरक्षा, हर चीज को कितना बेहतर दे रहे हो। यहीं से तो आपकी भूमिका शुरू होती है मनोज जी। मनोज जी, आपकी भूमिका, विपक्ष की भूमिका यही होती है कि सरकार क्या काम कर रही है उसको जनता को बताएं। बेहतर सवाल आपने किया। मैं आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूँ और ऑन द रिकॉर्ड बात में पूछूंगा, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, नेता विरोधी दल, जिस वक्त 8 दिन के इस बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कंटिन्यू सेकेंड टर्म, उनसे जितने भी सवाल पूछे, क्या सरकार किसी एक बात का जवाब दे पाई? कौन से अनर्गल सवाल थे नेता विरोधी दल के? सब कुछ तो बिल्कुल वाजिब सवाल थे। उसमें मेरा भी वही सवाल था, 4 लाख सिंह जवाब देंगे उस बात का। देखिए मैं कमल जी, चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। मनोज जी सुनिए, मनोज जी धैर्यपूर्वक सुनिए। देखिए मनोज जी, बिल्कुल आपके सवालों का जवाब हम देते हैं, लेकिन आप तो अपने सवाल का भी जवाब नहीं सुन पाते हैं। जो आपके पार्टी के लोग सवाल करते हैं उसका भी जवाब आप नहीं दे पाते हैं और न सुन पाते हैं। उस सुनने के लिए जो है उस तरह की विचारधारा आपकी चाहिए। आप जब जो कोरोना की वैक्सीन है उसको भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताएंगे, जो सरकारी कार्य हो रहे हैं उसको आप कहेंगे तो अखिलेश यादव जी कार्य किए थे। आप सुन लीजिए मनोज जी, देखिए मनोज जी, आपके समय में जो कार्य होता था वो परिवार केंद्रित कार्य होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कार्य हुआ वो समाज को केंद्रित करके हुआ, वो प्रदेश के विकास को केंद्रित करके हुआ। मनोज जी, आपके समय में सुन लीजिए, किन किन जिलों में कितना कितना आया, मैं इसको काउंट कराता हूँ। 4,32,000 वो भी बता दे रहा हूँ मनोज जी। जिलों से डिवाइड करिए। मनोज जी आप गिने तो, मनोज जी आप गिनने के लिए तैयार हैं? देखिए हमने 6 लाख करोड़ का जो बजट दिया वो मामूली बजट नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। और बजट क्या होता है? बजट के नाते ही प्रदेश का विकास हो। एसएन सिंह जी, मनोज जी से सवाल है। मनोज जी, क्या आपने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? अपनी सरकार की जो उपलब्धियां उन्होंने गिनाई है बाकायदा ऑन रिकॉर्ड, तो क्या आप उससे अपने आप को सम्मिलित करते हैं? क्या आप समझते हैं कि इतने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं? देखिए संजीव जी, अगर कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी बताए, और मुख्यमंत्री जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। बताया क्या? हमने लाउड स्पीकर 74,000 हटा दिए, यही को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री टर्म काल में जो काम उत्तर प्रदेश में हुए, उन कामों की तुलना में आज उत्तर प्रदेश में कौन से काम डेवलपमेंट के हो रहे हैं? मेट्रो लखनऊ में आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। जो एयरपोर्ट से लेके मुंशी पुलिया तक की मेट्रो समाजवादी पार्टी के, अरे संजीव जी इनसे कहिए कि उस तरह के काम हम नहीं कर पाएंगे। संजीव जी, जो प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई हम सफाई में ले जाके 3 लाख करोड़ रुपए नहीं फूक पाएंगे। संजीव जी इनसे ये बताइए, 20 लाख करोड़ ये बांटने जाते हैं महंगाई भत्ता, और 15 करोड़ रुपया बांटने में खर्च कर देते हैं। हम उस तरह का कार्य नहीं कर पाएंगे। संजीव जी इनसे पूछिए कि लगभग 20,000 करोड़ का तो ये हिसाब ही नहीं दे पाए, हम इस तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे। 1400 ऐसे शिक्षक संजीव जी इसके समय में थे, संजीव जी उस तरह से कार्य तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। लगभग 50 जाता था जो पेंशन खाने का बंटवारा इसलिए होता था ये बात आपको माननी पड़ेगी, सरकार जवाबदेही के साथ काम कर रही है, अपने कामों को जनता के सामने रख रही है, मीडिया के माध्यम से। संजीव जी, आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय भी जुड़ गए हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू जी, यहाँ पर आज योगी सरकार की तरफ से 100 दिन के कामकाज का एक ब्यौरा रखा गया, आप किस तरीके से देखते हैं? और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप यूपी को बेहतर तरीके से समझते हैं और 100 दिन को आपने देखा होगा, तो क्या वाकई में धरातल पर भी वो काम दिखता है जो बातें यहाँ पर कामकाज एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर सीएम योगी ने पेश की हैं?
देखिए, सरकार का काम 100 दिन का जो है वो बहुत ही सक्रियता भरा रहा है। जितना दौरे इनके मंत्रियों और मुख्यमंत्री ने किए हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि शायद किसी सरकार ने 100 दिन में कभी नहीं किया। देखिए, वो हम लोग एक दुविधा में है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है। 100 दिन में सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं विपक्ष की भूमिका पर। विपक्ष संविधान में सबसे बड़ी जो लोकतंत्र को मजबूत करने में सरकार की नीतियों पर कमेंट और उसमें सुझाव देने की है, वो विपक्ष की है। उत्तर प्रदेश का जो नैरेटिव है वो लोग अब पूछते हैं, जनता पूछती है विपक्ष क्या कर रहा है और विपक्ष किस तरीके से, उसकी रणनीति क्या है, क्या आगे करना चाहता है। सरकार को घेरने का काम विपक्ष का है, नीतियों पे सवाल उठाने का काम विपक्ष का है। मनोज जी बैठे हैं, ये लखनऊ की योजनाओं की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक सवाल इनको चाहिए नीतियों पे करें। जो बात जिसका हवाला दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में उठाया था, उन प्रश्नों को करें ना, खुले मन से करें कि कौन से प्रश्न थे जिनका जवाब नहीं मिला। प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए और अगर विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने में लोग सत्ता पक्ष नाकाम होता है तो निश्चित तौर पे ये विपक्ष की उपलब्धि हो। जनता यही देखना चाहती है और जनता को विपक्ष की भूमिका नजर नहीं आ रही है, ये बड़ा सवाल है 100 दिन में। और यही बहुत जरूरी है कि आगे आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे या फिर सरकार की नीतियां, अधिकारियों के कामकाज है, अधिकारियों का रवैया है, ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों के बीच के रिश्ते हैं, इन तमाम चीजों पर विपक्ष क्या सोचता है, क्या बोलता है, ये जनता के बीच आ ही नहीं पा रहा है। हम लोग तो मिसिंग सिचुएशन में विपक्ष मिस कर रहा है सारी स्थितियों को। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष के अज्ञातवास बात बता रही है कि हमने ये किया और उसका विश्लेषण कर रही है। अपोजिशन बताए ना कि उसने क्या किया, 300 दिनों के बारे में सरकार के कामकाज पे उसका क्या रवैया है। आखिर ये जो एक तरफा सरकार चल रही है, इसमें विपक्ष करेगा या सिर्फ अखबार की कथनों का हवाला। ठीक है विजय जी, यहाँ रुकना चाहूंगी, आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है। संजीव जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे आप? मनोज जी से सवाल है। मनोज जी, विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है जैसे विजय जी बता रहे हैं, आखिरकार विपक्ष के अज्ञातवास की वजह क्या है? ये समझ नहीं आता कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मास के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो इसमें यह कहने से कोई गुरेज नहीं है कि मामला बड़ा नेक टू नेक था। उसके बाद आप जनता के प्लेटफॉर्म पर सरकार की नीतियों और कमजोरियों को उठाने में नाकाम क्यों रहते हैं? देखिए, मैं बड़ी बेबाकी से एक सवाल पूछूंगा। विपक्ष पे सवाल किया आपने, विजय जी ने, सभी को बिल्कुल करना भी चाहिए। अगर सरकार सब कुछ ऑल इज वेल बता रही तो विपक्ष वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, ऐसा सभी उम्मीद करते हैं। विपक्ष की राजनीति पर जिसने कहा कि जलकल योजना में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या बताया जनता? और अगर सब कुछ ऑल इज वेल था तो मेरा फिर अभी एक लगातार मैं कई डिबेट में पूछ चुका हूं, महेंद्र सिंह सिंचाई मंत्री अगर सब कुछ जलकल विभाग में बेहतर कर रहे थे तो हमको हटा क्यों दिया गया? ये भी जानना चाहता हूँ, सरकार को बताना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अगर बेहतर कर रहे थे तो उनको हटा क्यों दिया? श्रीकांत शर्मा अगर बिजली विभाग 24 घंटे, संजीव जी आप बताइए, मुलायम सिंह जी स्वस्थ थे, कहने का मेरा ये मतलब है, मेरा ये व्यक्तिगत सवाल है, पार्टी का सवाल है, बीजेपी जिसको चाहे रखे, लेकिन आप बताइए मनोज जी, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है किसको मंत्री रखना है, किसको नहीं रखना है। आप अपनी बात करिए ना मनोज जी। के माहिर थे आदरणीय मुलायम सिंह जी को हटाकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया गया? और राजनीति की एबीसीडी तो अखिलेश यादव जी को आती नहीं थी। उससे अच्छा तो आप आजम खान साहब को बनाए होते, उससे अच्छा तो आप शिवपाल यादव जी को बनाए होते, उससे अच्छा मनोज यादव जी को बना दिए होते जो बहुत दिन से प्रवक्ता है। आप सुनिए मनोज जी, देखिए दिक्कत क्या है आपको। आप जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि उस तरह की सरकार एक परिवार की सरकार चलाती है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रदेश की पूरी जनसंख्या एक परिवार है और जो योजनाएं वो बनाते हैं वो सबके लिए बनाते हैं, इसलिए जनता आप पे भरोसा करती है और आप पे भरोसा नहीं करती है मनोज जी। चूंकि आपके समय जो योजनाएं बन रही थी उस योजनाओं में देखा जाता था कि परिवार की हिस्सेदारी कितनी है, वो उस हिस्सेदारी को समाप्त करके हम जनता के हिस्सेदारी को बढ़ा दिए हैं, इसीलिए इनको दुख दर्द हो रहा है।
आपने उसके काम को क्यों रोका? क्या जौनपुर जनपद को मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है क्या? आखिर आजमगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय बनाया अच्छा, जा रहा रामपुर और था। आजमगढ़ क्यों हार गए? मनोज जी आप समाजवादी पार्टी के एक अच्छे प्रवक्ता है, प्रदेश को बखूबी अच्छे तरीके से जानते हैं। रामपुर और आजमगढ़ हारने की वजह क्या है, ये बताइए ना। ये तो गढ़ थे आपके, आज रामपुर आजमगढ़ आजम खान का गढ़ था और अखिलेश यादव का गढ़ आजमगढ़। संजीव जी, इसकी वजह वही है जो वजह 2000 समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद 19 के चुनाव के बाद वो माफ करिएगा उपचुनाव जो गोरखपुर और फूलपुर का हुआ था, और समाजवादी पार्टी दोनों चुनाव जीत गई थी और ये डबल इंजन की सरकार वो दोनों चुनाव हार गई थी। उस समय हम जवाब दिए थे, उस समय हम जवाब दिए थे। आज तो आपसे जवाब मांगा जा रहा है। एसएन जी रुकिए, इंटरप्ट मत कीजिए, रुकिए एसएन जी रुकिए, उनको बात तो पूरी करने दीजिए। समाजवादी पार्टी समय आने पे दुरुस्त करेगी, लेकिन हमारा 34.5% वोट बैंक आप छीन नहीं पाओगे। समाजवादी पार्टी उसको मजबूत रखेगी और आगे बढ़ाने का काम करेगी। संजीव जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। संजीव जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और क्या निकल कर आया उसमें? क्या सवाल आपका? उपचुनाव में हार के बाद मंथन किया गया कि रामपुर और आजमगढ़ की हार की समीक्षा आपने पार्टी स्तर पर की, क्या निकल कर आया उसमें? आखिर क्या कारण रहा? समाजवादी पार्टी उस समीक्षा के आधार पे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारा संगठन भंग किया है, पूरी कमेटीज भंग हो गई हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पद को छोड़ के बाकी सब भंग हुआ है। समाजवादी पार्टी नए कलेवर और नए तेवर के साथ जो कमियां रह गई है चुनाव में, वो बहुत सारी चीजें अंदर की वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी उसका समय नहीं है मेरे ख्याल से कि मैं उन सारे पहलुओं को इस डिबेट पे लेके आऊं। लेकिन निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ 2024 में जो 2022 के चुनाव में हमारी कमियां रह गई, उससे बहुत बेहतर परिणाम समाजवादी पार्टी लाने का पूरा प्रयास करने जा रही है। ठीक है, विजय जी का रुख कर लेते हैं। विजय जी, यहाँ पर जिस तरीके से मनोज जी कह रहे हैं कि अब संगठन में पूरी तरीके से इसमें बदलाव किया जाएगा, तो नए तेवर कलेवर में यहाँ पर समाजवादी पार्टी आएगी, तो क्या आप उम्मीद करेंगे आगे कि अब वो बीजेपी को टक्कर देने में यहाँ पर सक्षम हो पाएगी? जो नीतियाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं कमियाँ हैं समाजवादी पार्टी की नीतियों में, उन नीतियों पर काम यहाँ पर किया जाएगा? देखिए, जनता ने बहुत ज्यादा भरोसा समाजवादी पार्टी पर दिखाया है विधानसभा चुनाव में। 32% अकेले उनको वोट मिला। उनके जो सहयोगी दल हैं उनको भी मोदी से ही ज्यादा वोट मिले, चाहे वो आरएलडी हो जिनको करीब 3% वोट मिला और 1.36% जो सोल भारतीय समाज पार्टी को वोट मिले, वो भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कारण ही मिले। इतना ज्यादा भरोसा करने के बाद चुनाव में ठीक है हार हो गई समाजवादी पार्टी की, लेकिन जो रणनीतिक तौर पर विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, उसको लेकर जनता ही सवाल खड़े कर रही है। वो विपक्ष को ढूंढ रही है कि विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरेगा। विधान अगर सदन ना हो तो क्या विपक्ष की भूमिका समाप्त हो जाती है? सदन के बाहर भी तो विपक्ष की भूमिका है। सिर्फ और सिर्फ अखबारों की कतरने और घटनाओं का जिक्र करना ही विपक्ष की भूमिका नहीं है। विपक्ष की भूमिका सरकार की नीतियों पर समग्रता से विश्लेषण करते हुए उसे घेरना भी है और सही रास्ते पर रखना भी है। पिछले कई वर्षों से ये मिसिंग है। इसके बावजूद जनता ने भरपूर साथ दिया और मुझे लगता है कि शायद इस बात को विपक्ष पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है कि जनता कितना उनके साथ रही। भले ही बीजेपी को तो काफी ज्यादा वोट मिले, बीजेपी की सरकार दोबारा रिपीट हुई, बिल्कुल कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए उस चीज को समझने की जरूरत है। और मनोज जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब संगठन में सभी चीजों को दोबारा से नए सिरे से बनाया जाएगा, उसमें बदलाव किया जाएगा, तो उसके बाद अभी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि भूमिका क्या रहेगी विपक्ष की, दोबारा से क्या मजबूत स्थिति में मजबूत विपक्ष के तौर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी उभरेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो योगी सरकार की तरफ से 100 दिन के कार्यकाल का यहाँ पर कामकाज का ब्यौरा दिया गया, पूरी डिटेल में जानकारी दी गई कि 100 दिन में यहाँ पर योगी सरकार ने, उनके मंत्रियों ने क्या कुछ काम किया, जनता के द्वार जाकर किस तरीके से जनता को योजनाओं के बारे में बताया और कार्य योजनाओं आगे की संभावनाओं को भी मंत्रियों ने तलाशने का यहाँ पर काम किया है। और साथ ही साथ अब आगे ऐसे ही इसी तरीके से योगी सरकार काम करेगी और बीच बीच में सरकार की तरफ से कामकाज का लेखा जोखा जनता को दिया जाता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच यहाँ पर एक जवाबदेही
योगी सरकार की जो बनी हुई है उस जवाबदेही के साथ योगी सरकार काम कर रही है और कहीं ना कहीं ये पूरा फोकस 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसका कितना फायदा मिलेगा और विपक्ष को कितना नुकसान होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।